हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12 के फर्स्ट टर्म के 5th चैप्टर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो मैं जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इसमें मैंने नॉलेज बेस्ड, डाटा बेस्ड, असर्शन, रीजन बेस्ड, फोटो बेस्ड, जो भी पिक्चर्स बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी शामिल किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन स्कल्टल ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे समझिएगा, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है शरीर के कंकाल तंत्र में किस प्रकार का मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, स्कल्टल सिस्टम में किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है। तो मैं ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन है ए, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। सेकेंड वन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। थर्ड वन इज हाई मोटर डेवलपमेंट। फोर्थ वन इज स्मॉल मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट स्कल्टल सिस्टम में जो डेवलपमेंट होता है वो होता है, ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे समझिएगा संपूर्ण विकास। ये संबंधित है लार्ज मसल्स डेवलपमेंट से, लार्ज बोन्स डेवलपमेंट से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सेकंड, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड इज, यानी फर्स्ट स्टेज कौन सी है मोटर डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए है, आप देख सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। सेकेंड है इन्फेंटहुड, यानी बचपन की जो उम्र होती है। और नेक्स्ट है एडोलेसेंस, यानी किशोर अवस्था। और लास्ट वन इज एडल्टहुड, यानी कि वयस्क की जो उम्र होती है +18। तो इसका करेक्ट होना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेज होनी चाहिए इन्फेंटहुड। ठीक है, इन्फेंटहुड जो यानी कि हम बोलते हैं इन्फेंसी जिनको बोलते हैं, जो 0 से 1 साल के बच्चों को इसमें काउंट किया जाता है, जिनकी उम्र 0 से लेके यानी जन्म से लेके 1 साल तक के बच्चों के लिए ये उम्र बोली गई, ये स्टेज बोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तीसरी स्टेज पूछी गई इसमें, इन द चाइल्ड इज बिटवीन द एज ऑफ डैश ईयर्स एंड डैश ईयर्स। तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए है 12-16, सेकेंड है 2-6, थर्ड वन इज 1-2 एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें होना चाहिए नन ऑफ दीज, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है अर्ली चाइल्डहुड की, वो होती है बच्चों 2 से 6 साल। फिर इसके बाद मिडिल जो एज है वो है 7 to 10 ईयर्स। और थर्ड जो है लेटर एज है आपका 11 to 12 ईयर। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेज बोली गई है 11 to 12 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, लेटर एज जो बोली जाती है, लेटर एज। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं 11 to 12। यहाँ पे देखिए 12 to 16 दिया गया है, टीनेजर्स की उम्र है। तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होगा। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर जानना है तो यहाँ पे हम 11 फिल कर सकते हैं और इसका यहाँ पे 12। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। थर्ड स्टेज जो है मोटर डेवलपमेंट की ये होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पहले। अब देखिए, फाइंड मोटर डेवलपमेंट यूजेज द डैश मसल्स फॉर कैरिंग आउट एक्टिविटीज। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन के यहाँ पर देखें, स्मॉलर पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेनेंस। नेक्स्ट वन इज लार्ज posture and balance maintenance. Third one is large and precise, and fourth one is smaller precise. अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, जो फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए बोल रहा है कि फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या करती है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, ग्रॉस जो है लॉन्ग मसल्स डेवलपमेंट के लिए या लॉन्ग बोन्स डेवलपमेंट के लिए, और फाइन किसके लिए है, फाइन मोटर डेवलपमेंट स्मॉल मसल डेवलपमेंट के लिए है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी है स्मॉलर एंड प्रेसाइज। ठीक है, स्मॉलर एंड प्रेसाइज, यानी कि आप समझते हैं छोटी मसल्स का डेवलपमेंट यहाँ पे, जैसे कि आप फिंगर्स मसल्स का डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हम स्मैशिंग करते हैं या थ्रोइंग करते हैं, वहाँ पे फिंगर मसल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट में यूज़ होने वाली हैं। तो यहाँ पे हो गई स्मॉलर, यहाँ पे हम बोलेंगे स्मॉलर मसल्स कैरिंग आउट प्रेसाइज। यहाँ पे हम भरेंगे प्रेसाइज, यानी फिल करेंगे प्रेसाइज, इसीलिए 2 वर्ड है यहाँ पे।
ठीक है, प्रेसाइज एक्टिविटीज़ के लिए, यानी उनके लिए सटीक हैं, जो स्मॉल मसल्स हैं उनके लिए सटीक एक्टिविटी है फाइन मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि कह रहा है इनमें से कौन कौन एक बच्चे के मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करने का कारक नहीं है। यानी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कहा है मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करने के कारकों में नहीं है, मोटर डेवलपमेंट इससे प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए देख सकते क्या है, सेंसरी इंट्रगेशन, नेक्स्ट वन इज मसल्स टोन, थर्ड ऑप्शन इज कॉन्फिडेंस एंड फोर्थ वन इज एंडोरेंस। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो कारक नहीं है मोटर डेवलपमेंट के प्रभाव को प्रभावित ना करने के लिए, यानी मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता है, वो कारक है कॉन्फिडेंस। बाकी चीज़ें प्रभावित करती हैं। मोटर डेवलपमेंट विकास से है, डेवलपमेंट बोन्स डेवलपमेंट से है, मसल्स डेवलपमेंट से है, तो कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आता। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कारक हैं मोटर डेवलपमेंट के, ये कारक नहीं है। क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि कारक इसमें से कौन सा नहीं है, यानी जो भी फैक्टर्स हैं वो मोटर डेवलपमेंट में वो उनको प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डैश इफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर मतलब यहाँ पे आप समझिएगा, हेरिडिटी फैक्टर में ऑप्शन ए की तरफ जाइए, बी की तरफ जाइए, सी की तरफ, जेनेटिक फैक्टर से ही रिलेटेड है। तो मैं सीधे आंसर की तरफ जाऊँ, जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला देखिए न्यूट्रिशंस फैक्टर था, दूसरा इंडोरेंस फैक्टर, थर्ड वन इज जेनेटिक फैक्टर, फोर्थ वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। अनुवांशिक फैक्टर से रिलेटेड है हेरिडिटी फैक्टर्स, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज हेरिडिटी फैक्टर्स मीन्स जेनेटिक फैक्टर, यानी अनुवांशिक फैक्टर से है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट। कौन से हैं इसमें मोटर डेवलपमेंट के फैक्टर्स, कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, फूड एंड न्यूट्रिशंस, फोर्थ वन इज ऑल ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ एबव। सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं मोटर डेवलपमेंट विकास के लिए, किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए, समग्र विकास के लिए ये सारे फैक्टर जरूरी हैं। जेनेटिक, एनवायरमेंटल, फूड एंड न्यूट्रिशंस जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। किससे रिलेटेड है? फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन में मैंने बताया था आपको स्मॉल मसल डेवलपमेंट है। तो ऑप्शन की तरफ जाएंगे, स्पीकिंग, रनिंग, होपिंग, स्विमिंग। रनिंग, रन करना, ये तो होगा ग्रास मोटर डेवलपमेंट। होपिंग का मतलब आप जानते हैं, टू जंप वन लेग, एक एक्टिविटी है जिसमें जंप करते हैं वन लेग पे, होपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्विमिंग, ये भी लॉन्ग मसल्स डेवलपमेंट है, यानी ग्रॉस। तो इसमें लास्ट एक ही बचा है ऑप्शन ए, स्पीकिंग, ये स्मॉल मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। 9 है यहाँ पे, बॉल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी दैट स्टार्ट इन ए चाइल्ड इन द डेवलपमेंट स्टेज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? बॉल को होल्ड करना, हैंडलिंग करना, बॉल को कैच करना। तो ये अर्ली एज की कैटेगरी में आता है। अर्ली एज में, यानी कि एज कैटेगरी जब होती है 2 to 6 ईयर के बच्चे क्या करते हैं, बॉल को कैच करना समझ जाते हैं, कैच करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे ये होगा अर्ली एज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 10। यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप चिल्ड्रन स्टार्ट टू लर्न वैल्यू ऑफ देयर सोसाइटी, यानी समाज की चिंता करना, समाज के मूल्यों और सिद्धांतों को सीखने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो कौन सी एज कैटेगरी है? मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपको, ये है आपकी मिडिल एज कैटेगरी। 7 to 12 ईयर्स के बच्चे ऐसा शुरू कर देते हैं, 7 साल से बच्चे शुरू कर देते हैं, यानी मिडिल एज कैटेगरी में ऐसा ये शुरू कर देते हैं, समाज की वैल्यू को समझा, समाज के मूल्यों या सिद्धांतों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 11, इसमें यहाँ पे देखें, द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड।
क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। इसमें कहा गया है जो नॉर्मली चाइल्डहुड है और एडल्टहुड के बीच के उसमें क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, ठीक है। चाइल्डहुड के बाद एडल्टहुड के बीच में क्या आता है, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है एडोलेसेंस, ठीक है। ये एडोलेसेंस जो है यहाँ पे समझिएगा, इसकी एज स्टार्ट होती है उम्र 13 टू 18 ईयर तक, ठीक है। ये किशोर अवस्था, ठीक है, ईयर मैंने लिखा है 18 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, सॉरी 11 इज यस 11 इज क्वेश्चन। जैसा कि 11 मैंने डन कर दिया, ये 12 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। देखिए, एक्सरसाइजेस टू डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट स्किल्स लाइक इस जंपिंग, होपिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर चिल्ड्रन इन, ठीक है। तो ये कैचिंग, होपिंग, थ्रोइंग ये किस 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 उम्र के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो स्टार्टिंग देखिए आप समझिएगा, स्टार्टिंग जो एज है इसमें जंपिंग, होपिंग और थ्रोइंग, ये कैचिंग जो कराई जाती है एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज़ या स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कराए जाते हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड में कराए जाते हैं, स्टार्टिंग में है। यानी 2 से 6 साल के बच्चों को ये एक्टिविटी स्टार्टिंग में कराई जाती है, ठीक है। तो वो जंपिंग, होपिंग, थ्रोइंग सीखते हैं और कैच करना सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। एक्सरसाइज टू डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल्स लाइक हेड कंट्रोल एंड सिटिंग आर प्रिस्क्राइब्ड। अब हेड कंट्रोल करना और सिटिंग यानी बैठने की जो आदत है वो आप समझते होंगे कि जो स्टार्टिंग एज है, इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं, इन्फेंसी जिसको हम बोलते हैं, 0 से 1 साल के बच्चे वो क्या करते हैं, अपना हेड कंट्रोल करना सीखते हैं और सिटिंग करना सीखते हैं। तो ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड इज बिटवीन द एज ऑफ। अब कह रहा है कि सेकेंड जो स्टेज है वो कौन सी है। तो सेकेंड स्टेज यानी यहाँ पे आप समझिएगा, ये कह रहा है अर्ली के बाद मिडिल। मिडिल की एज कैटेगरी है 7 to 11, कहीं कहीं 12 भी लिखा है, लेकिन ये ऑप्शन सही होना चाहिए। 7 to 10 भी होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं 11 भी लिखा है। बेसिकली आप सरस्वती पब्लिकेशन में पढ़ेंगे तो 7 to 10 लिखा है। कुछ बुकों में और भी बुकें हैं जहाँ पे अलग है, लेकिन ये स्टेज होना चाहिए 7 से लेके, स्टार्टिंग होती है 7 से लेके 12 ईयर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए कौन सा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए 11 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। किसके लिए सबसे अच्छी होगी। लिखा है ट्विस्टिंग, साइकिलिंग, पुलिंग, प्लेइंग हाई इंटेंसिटी आउटडोर गेम्स। तो इसका करेक्ट होना चाहिए, वैसे देखा जाए 11 साल के बच्चे आसानी से साइकिलिंग कर सकते हैं। ट्विस्टिंग, पुलिंग ये बच्चे अर्ली चाइल्डहुड के आसानी से करें, लेकिन 11 साल का बच्चा आसानी से साइकिलिंग कर सकता है और अप्रोप्रिएट है, उसके लिए उचित है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 डैश इज और आर द पीरियड ऑफ एक्सलरेट ग्रोथ। ग्रोथ को बढ़ाने वाला कौन सा पीरियड है, यानी ग्रोथ यानी वृद्धि करने के लिए सबसे अच्छा पीरियड कौन सा है, ठीक है, वृद्धि करें जिसमें बच्चा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, एडोलेसेंस है, डू है अर्ली चाइल्डहुड, और थर्ड है यानी सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट होना चाहिए ए एंड बी दोनों हैं, ठीक है। फोर्थ इज नॉट करेक्ट एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द प्रोक्यूशन ऑफ डैश शुड बी फॉलोड इफ यू हैव द पोस्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ राउंड शोल्डर। यानी आप समझिएगा, राउंड शोल्डर पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हो जाए किसी को तो उसका उपाय क्या है, राउंड शोल्डर में क्या आपको करना चाहिए, इससे बचाव के लिए क्या तरीके हैं, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, उपाय क्या करनी चाहिए जिससे राउंड शोल्डर ना हो। तो क्वेश्चन ए देखिए, ऑप्शन ए देखिए, अवॉइडिंग वेयरिंग द टाइट फिटिंग क्लोथ्स। सेकंड देखिए कहाँ पे लिखा है, कीपिंग द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद हम डिसीजन लेंगे कौन सा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें टेकिंग ए बैलेंस डाइट,
लास्ट वन इज नॉट पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन द लेग मसल्स। तो इसका करेक्ट होना चाहिए टाइट वेयरिंग। यहाँ पे देखिए जिसके अवॉइडिंग वेयरिंग ऑफ टाइट फिटिंग क्लोथ। हमको टाइट फिटिंग क्लोथ नहीं पहनने चाहिए। अगर हम ये पहनते हैं तो राउंड शोल्डर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जिसमें शोल्डर टाइट आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, उनको राउंड शोल्डर बोलते हैं। ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जैसे कि आपको पता है शोल्डर, राउंड शोल्डर, पोस्चरल डिफॉर्मिटी, हम कौन सा उपाय कर सकते हैं। राउंड शोल्डर इसमें पूछा गया था। तो ये है अवॉइडिंग वेयरिंग ऑफ टाइट क्लोथ। टाइट क्लोथ को आपको नहीं पहनना चाहिए, जिससे राउंड शोल्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को तरफ हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे द इंक्लूजन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ इन लाइफ स्टाइल विल लीड टू। ठीक है, ये कह रहा है कि जो इंक्लूजन है फिजिकल एक्टिविटीज़ का लाइफ स्टाइल में क्या लीड है। अब लाइफ स्टाइल में आप समझिएगा, इंक्लूजन का मतलब यहाँ पे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से है फाइन, यानी दोनों तरीके की एक्टिविटी जो ग्रॉस हैं, जैसे लॉन्ग मसल्स डेवलपमेंट है, जैसे जंपिंग, थ्रोइंग, और शॉर्ट मसल्स हैं, जैसे कि कुछ भी कोई भी इवेंट मान लेते हैं, कैचिंग मान लेते हैं, जिसमें छोटी मसल्स या स्मॉल बोन्स का डेवलपमेंट हो। तो इनके कहने का मतलब लाइफ स्टाइल में इन दोनों के होने से, इन दोनों का संयोजन होने से क्या फ़र्क होंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होगा, ये भी सही है। करेक्शन ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, यानी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होंगी उनका भी उनको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी संज्ञात्मक डेवलपमेंट भी होगी, उनकी क्षमताएं बढ़ेंगी। तो इसका सही होना चाहिए डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मोटर डेवलपमेंट। इसमें मोटर डेवलपमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला, देखिए इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। सेकंड वन इज इट इज़ अ सपोर्ट बाय फिजिकल एक्टिविटीज। थर्ड वन इज इट ऑकर्स ओनली द चाइल्डहुड स्टेज। एंड लास्ट वन इज इट इज़ ए फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर्स। तो इसका करेक्ट होना चाहिए, यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है मोटर डेवलपमेंट के लिए, बाकी सारे करेक्ट हैं, और ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, इट ऑकर्स ओनली द चाइल्डहुड स्टेज, यानी ये केवल जो चाइल्डहुड स्टेज है उसको ही प्रभावित करता है। तो ये सही नहीं है, ये केवल ये चाइल्डहुड को ही प्रभावित नहीं करता, ये सभी स्टेज को प्रभावित करता है। ये केवल जो बचपन की अवस्था है जिसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं, उस अवस्था में होता है, उसी अवस्था में डेवलपमेंट होता है। ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, सेंसरी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज डिपेंड अपॉन। सेंसरी डेवलपमेंट किस पे निर्भर करता है। सेंसरी डेवलपमेंट संवेदी क्षति इसको बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं सीधे, ऑप्शंस की तरफ जाएं। एनवायरनमेंट, नेक्स्ट वन इंडोरेंस, न्यूट्रिशंस, सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए न्यूट्रिशंस। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका करेक्ट होना चाहिए न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व। बाकी सारी चीज़ें सेंसरी मोटर डेवलपमेंट के ऊपर इतने निर्भर नहीं जितने न्यूट्रिशंस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। यहाँ पे देखिए द एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड टू मेंटेन द अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, किसी एक्टिविटी को लॉन्ग पीरियड तक कर सकें, ठीक है, एबिलिटी को बढ़ाना यानी किसी एक्टिविटी को सस्टेन करना। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी इंडोरेंस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बो लेग्स देयर इज आर, यानी कि आप समझिएगा जब बो लेग्स होता है तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए है इसका, वाइड गैप बिटवीन द नीज के बीच में गैप हो जाना। तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। बो लेग्स होने पे वाइड गैप हो जाता है बिटवीन द नीज, यानी दोनों नीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाना, गैप हो जाना, ये प्रॉब्लम आती है बो लेग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, एबनॉर्मल कर्व ऑफ द स्पाइन एट द फ्रंट इज कॉल्ड। एबनॉर्मल कर्व होगा, एबनॉर्मल कर्व हो जाना, ठीक है, फ्रंट के साइड, तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लाइडोसिस। ठीक है,
लंबर रीजन में होने वाला दिक्कत है, यानी स्पाइनल में सबसे बटैक्स से जस्ट ऊपर का एरिया लंबर रीजन का अब नॉर्मल कर्व हो जाना, स्पाइनल से रिलेटेड ये डिफॉर्मिटीज़ है, वो कहलाता है लाइडोसिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज 24 इन विच काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी द gap between ankles goes on increases and individual faces difficulty during walking and running, यानी रनिंग के समय और वॉकिंग के समय, यानी चलते और दौड़ते समय उनको डिफिकल्टी होती है और गैप बढ़ जाता है किसके बीच, एंकल्स के बीच, टखनों के बीच, जो टखने हैं उनके बीच ज़्यादा गैप बढ़ जाता है। तो ये जो विकृति है या बोलें डिफॉर्मिटी है, ये किस में देखने को मिलती है, नॉकनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। यहाँ पे आप देखेंगे द रिजर्व ऑफ नॉकनी पोजीशन इज नोन एज, यानी नॉकनी का अपोजिट क्या है, नॉकनी का उल्टा क्या होता है, बोलेक्स। नॉकनी में क्या होता है, नी आपस में टकराने लगती हैं और बोलेक्स में क्या होता है, गैप हो जाता है नीज के बीच में, घुटनों के बीच में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी देयर इज ए वाइड गैप बिटवीन द नीज, जैसा कि मैंने बताया था वाइड गैप हो जाना, नीज के बीच में गैप होना, तो वो कहलाता है आपका बोलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। देखिए, नॉक नी, फ्लैट फुट एंड राउंड शोल्डर आर डिफॉर्मिटीज एसोसिएटेड विद। नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, ये डिफॉर्मिटीज किससे रिलेटेड है, यहाँ पे समझिएगा 27 में। तो ये रिलेटेड है स्कल्टल सिस्टम से। किससे रिलेटेड है, स्कल्टल सिस्टम से। बाकी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्च आर प्रेजेंट इन अ फूट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कितने आर्च प्रेजेंट होते हैं, दो होते हैं, दोनों पैरों पे एक एक आर्क होता है। आपने देखा होगा आर्क बना होता है जब हम चलते हैं, जब हम नंगे पैर चलते हैं और अगर फर्श गीली है तो पैर हमारा यानी तलवा, पैरों के तलवे जब पड़ते हैं उस पर पानी पे, अगर फर्श गीली है तो वहाँ पे जब हम सूखी फर्श पे चलते हैं तो एक आर्क बनता है, उसी की बात कर रहा है। कितने होते हैं, तो दोनों पैरों में एक एक आर्क होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे 29। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एक्टिविटीज इज आल्सो कॉल्ड एज कर्व के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि कर्व बन जाता है स्पाइनल में, यानी कि एक तरफ ट्विस्ट हो जाना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्काइलोसिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कार्ड कर्व बोल रहा है फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ है जिसमें स्पाइनल से रिलेटेड, ये बैक बोन, मान लीजिए ये बैक बोन है, इसका ट्विस्ट हो जाना लेफ्ट या राइट, इसको क्या बोलेंगे, स्काइलोसिस। बैकबोन एकदम स्ट्रेट ना हो, थोड़ा सा कर्व होती है, तो ये लेफ्ट और राइट टर्न हो जाना स्काइलोसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। देखिए, द पोस्टर डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड विद स्पाइनल कर्व, इज स्पाइनल कर्व से रिलेटेड है, इज नॉट रिलेटेड टू स्पाइनल कर्व, कुछ से रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि इसमें कौन सा स्पाइनल कर्व से रिलेटेड नहीं है। स्पाइनल यानी बैकबोन का टर्न होना, मुड़ जाना, अंदर इन्वर्ट हो जाना, इससे रिलेटेड नहीं है। तो वो है यहाँ पे काइफोसिस, स्काइलोसिस, लाइडोसिस, वो है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट मैंने अभी बताया था आपको स्कल्पटर सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पीटी उषा परफॉर्म रिमार्केबल इन द 400 हडल रेस ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम्स। अब पीटी उषा का नाम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छी एथलीट थी, रनिंग इवेंट इनका, ये इवेंट रनिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करती थी। 400 रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1984 में, 1984 में, और ये लॉस एंजलिस में हुआ था। ये ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लॉस एंजलिस में हुआ था, इनकी 4th प्लेस में ये आए थे। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और इसके बाद से हाँ, लड़कियों के अंदर ये मोटिवेशन आया कि हम वो 4th पे हैं तो हम 1st पे आ सकते हैं, इसलिए पार्टिसिपेशन यहाँ बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह जाएंगे। विच स्पोर्ट पर्सन वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग एंड 2000 इन द 2000 सिडनी ओलंपिक में 2000 में हुआ जो भी, तो उसमें तृतीय स्थान कर्णम मल्लेश्वरी का हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। और ये 69 kg वेट में इन्होंने क्या किया था, वेट लिफ्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया था 2000 सिडनी ओलंपिक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं आप। अब लिखा है यहाँ पे, इन विच स्पोर्ट पर्सन वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बॉक्सिंग 6 टाइम, 6 बार जीत चुकी हैं बॉक्सिंग में, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं मैरी कॉम। इसका करेक्ट आंसर होगा मैरी कॉम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव बिलो द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मैथड्स इंक्रीजेज वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। आप सभी को पता है वुमेन का पार्टिसिपेशन लगातार घटता गया है, बढ़ने की जगह घटा है, अब बढ़ने लगा है, लोगों के बीच इंटरेस्ट बढ़ने लगा है स्पोर्ट्स में। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इनकरेक्ट बताया गया है इसमें, स्टेटमेंट्स आपको देखना है। लिखा है दे शुड, पहला ए ऑप्शन, दे शुड बी प्रोवाइडेड द गुड टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस, यानी टेक्निक्स उनको बतानी चाहिए। ठीक है। इन नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मोटिवेट द गर्ल्स टू टेक्स पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है तो नेक्स्ट वाला मेरे कोचेस एंड कोचेस एजुकेशन प्रोग्राम्स शुड बी ऑर्गेनाइज विच इन्फॉर्म एंड अबाउट द एथिकल एंड इंटरपर्सनल इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। यानी यहाँ पे समझेंगे वाली बात है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है यानी सही हैं, ये होनी चाहिए। और ये कह रहा है इनकरेक्ट है, तो नन ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, मेथड इनकरेक्ट है, लेकिन ये सारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन इसका सही होना चाहिए डी, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट, नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ बोलेक्स। इसमें बोलेक्स का कारण नहीं कहा गया है, तो यहाँ पे देखिए ए है यहाँ पे, इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग। नेक्स्ट वन इज ओवरवेट। थर्ड वन इज विटामिन डी डिफिशियंसी। फोर्थ वन इंजरी टू द स्पाइन, इंजरी टू द स्पाइन, इंजरी टू द स्पाइन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यानी कि बोलेक्स का कौन सा कारण नहीं है, इसमें पूछा गया है कौन सा कारण इसमें से नहीं है, इंजरी ऑफ द स्पाइन, क्योंकि बोलेक्स जो है मैंने फिर बताया आपको स्कल्टल सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, इंजरी टू द स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स फॉर स्काइलोसिस। स्काइलोसिस यहाँ पे सही नहीं है, SIS होना चाहिए स्काइलोसिस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पे, परफॉर्म त्रिकोणासन, ले डाउन इन प्रोन पोजीशन, C1 इज, थर्ड वन इज वॉक ऑन हिल, एंड D1 इज A एंड B। तो इसका करेक्ट होना चाहिए A एंड B, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, A एंड B। यानी परफॉर्म त्रिकोणासन, त्रिकोणासन से स्काइलोसिस ठीक हो जाता है, जिसमें ट्विस्ट हो जाती है बोन्स, बैकबोन लेफ्ट या राइट। और यहाँ पे प्रोलेइंग पोजीशंस भी कहा गया है, ये ठीक करने के लिए स्काइलोसिस इसके लिए प्रयुक्त है, उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। नेक्स्ट इज 37। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है उसके ऊपर। ठीक है, उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, लीग ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वन इज सोशल कंट्रैक्शंस, थर्ड वन इज कंसर्न द पर्सनल सेफ्टी, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर जो फंडामेंटल स्किल्स की कमी है। ठीक है, सेफ्टी एक तरफ है, पर्सनल सेफ्टी है, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी लेस पार्टिसिपेशन का कारण है वुमेंस का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज 38। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में वुमेन पार्टिसिपेशन का सबसे उपयुक्त बढ़ाने वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन के थ्रू हम ऑप्शन ए जाएंगे। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वन डेवलपमेंट ऑफ चेंजिंग टेक्सचर्स, यानी मूलभूत चीज़ों का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, रिड्यूसिंग द पार्टिसिपेशन फीस
पार्टिसिपेशन जो फीस है वो कम करें, और ऑल ऑफ एबो यानी सारी चीज़ें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल्स जो होने चाहिए रूल्स, उनके लिए अलग से पार्टिसिपेशन जो फीस हो वो भी उनकी कम होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें इनकी होनी चाहिए। ये डेवलपमेंट करते हैं पार्टिसिपेशन बढ़ाने में वुमेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। एक तरफ यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो हम पहले देखते हैं डेवलपमेंट स्टेजेस। इन्फेंटहुड, यहाँ पे देख सकते हैं इन्फेंटहुड लिखा है। नेक्स्ट उन अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। तो यहाँ पे देख लें पहला सबसे ऊपर लिखा है यहाँ पे इन्फेंटहुड, तो इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन फोर्थ के साथ लर्न टू सिट एंड क्राउल। क्राउल करना, रोलिंग करना, बैठना सीखते हैं इस उम्र में, चलना सीखते हैं, क्योंकि ये 0 से लेके 1 साल तक के बच्चों के लिए है। अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पे समझिएगा जल्दी 2 से 6 साल तक के बच्चे के लिए है। तो 2 साल से 6 साल के बच्चे क्या करता है, स्किप एंड बैलेंस आउट फुट, बैलेंस करना सीख ले है वो अच्छे से, मूवमेंट करना भी सीख लेता है। नेक्स्ट देखिए मिडिल चाइल्डहुड लर्न वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी मूल्य हैं, उनको सीखने की कोशिश करता है 7 साल से लेकर 10 साल के तक का बच्चा। और इसके बाद लेट जो है होता है 11 से 12 साल का बच्चा, वो करता है आल्सो रिफर्स टू एडोलेसेंस, सो एडोलेसेंस के लिए रिफ़र कर जाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। ये एज कैटेगरी मैंने जैसा कि बताया था आपसे 10 साल से लेकर 12 साल के बच्चे होते हैं लेट। तो इसका जो कोड सही होना चाहिए ऑप्शन बी 4123। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो भी इससे ही रिलेटेड है, यानी मैच द फॉलोइंग से। इसमें पॉजिटिव डिफॉर्मिटीज़ है और एक तरफ काजेज है। नॉक नी के लिए बताया गया है, यहाँ देखिए नॉक नी के लिए वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट, मसल्स का कमज़ोर होना कारण बताया गया है। नेक्स्ट देखिए राउंड शोल्डर के लिए बताया गया है, कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर पे ज़्यादा भार लेने से राउंड शोल्डर जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। फ्लैट फुट यानी पैरों को चपटा हो जाना, ये यूजली होता क्या है, यूज़ फॉर पुअर क्वालिटी फुटवेयर का पुअर क्वालिटी का लेना, कहीं ना कहीं फ्लैट फुट यानी चपटे तलवे का होना बताया गया है। और लास्ट वाला देखिए बोलेक्स, पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन लेग मसल्स पे ज़्यादा वेट रखने से क्या होगा आपको, बोलेक्स यानी कि जो नीज हैं वो बाहर की तरफ आ जाती है, बाहर की तरफ, और उनके बीच गैप हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इसका मैं कोड बता दूं आपको, इसका कोड होना चाहिए 11324 1324, ये इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। यहाँ पे देखिए 41 में क्या गया है, स्काइलोसिस से रिलेटेड कौन सा है, स्काइलोसिस इसमें कौन सा है। तो पिक्चर देखेंगे हम, स्काइलोसिस में मैंने बताया था बैकबोन का ट्विस्ट हो जाना, रोटेट हो जाना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक्चर बेस है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि बोलेक्स, ठीक है, बोलेक्स को फाइंड करना। बोलेक्स में क्या होता है, पैरों के बीच वाइड गैप हो जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। बोलेक्स पूछा है इसमें से कौन सा है, तो इसमें आपका होगा, आप देख सकते हैं बोलेक्स, इसमें पैरों के बीच में गैप है, तो ये बोलेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ये भी पिक्चर बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फ्लैट फुट कौन सा है, तो फ्लैट फुट में तलवे का यानी पैर के तलवे का चपटा हो जाना, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, फ्लैट फुट। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बता दूं जो 44 से लेकर 47 तक के क्वेश्चन है, इसमें जो कोड दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया, क्वेश्चन सीरियल से आपको पढ़ने हैं और वो कोड यही रहेंगे, ठीक है। ABCD में आपको कोड देना है, यानी ANR ट्रू एंड R इज करेक्ट एग्जाम्पल अगर है, एक्सप्लेनेशन है तो भी आपको बताना है, नहीं है तब भी बताना है, यानी चारों से। यानी यहाँ पे 44 वाला देखिए, लाइडोसिस इज ट्रीटेबल फॉर डूइंग भुजंगासन एंड त्रिकोणासन। आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है कि भुजंगासन लाइडोसिस के लिए किया जाता है और ताड़ासन भी किया जाता है। भुजंगासन तो करता जाता है लेकिन ताड़ासन नहीं किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट यानी असर्शन रॉन्ग है। रीज़न इसका लिखा गया है द आसन स्ट्रेटन द मसल्स एंड हेल्प द मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन इसमें डी सही होना चाहिए। ए इज फॉल बट आर इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ असर्शन लिखा है मोटर डेवलपमेंट रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स मसल्स एंड हिज एबिलिटी मूव अराउंड, यानी कि चारों तरफ से डेवलपमेंट करना,
तो बेसिकली ये तो सही बताया गया। दूसरा देखिए रीज़न इसका क्या है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व स्मॉल मसल डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का और स्मॉल मसल डेवलपमेंट का कोई सामना ही नहीं। ग्रॉस मतलब होता है संपूर्ण विकास यानी लॉन्ग मसल्स डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पे कहा गया फाइन मसल्स डेवलपमेंट। तो ये गलत है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी। इसका देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर यहाँ पे रीजन इसका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो है इसमें असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में कहा गया द जेनेटिक फैक्टर दैट इज चाइल्ड रिसीव ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट। ये तो सही है, करेक्ट है 46 का। और रीजन क्या क्या है, एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा ये जो ऑप्शन बी है ये सही तो है, बट एक्सप्लेनेशन इसका सही नहीं है, यानी इसका करेक्ट होना चाहिए 46 का। क्या सही होना चाहिए, बी। ये दोनों सही तो हैं, ट्रू तो हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे 46 का ये होना चाहिए। जेनेटिक फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल, एडोलेसेंस इज पीरियड ऑफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट, इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड नहीं, एग्जाम्पल नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, इन इंडियन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज लो। तो सही है, इंडिया में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन सही है। और रीज़न क्या लिखा है, आर द सोशल आउटलुक टू लुक टूवर्ड्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन नेगेटिव। हाँ, जाहिर सी बात है, समाज में एक छवि बनी है वुमेन्स की कि पार्टिसिपेशन ये ना करें, तो हमारे इंडिया में ये ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए ये दोनों सही हैं, यानी इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए। इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो है डाटाबेस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इससे रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे थोरेसिक रीजन की बात करेंगे, यानी कि यहाँ बैक बोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, इसको आप पढ़ेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर XYZ ऑब्जर्व द रवि स्टूडेंट ऑफ 6, वो क्या है, आउटवर्ड कर्व है उसके अंदर, वर्टिकल जो कॉलम है उसका, यानी बैकबोन में जो वर्टिकल कॉलम होता है उसका थ्योरेटिक रीजन में बेंड हो जाना। तो यहाँ पे आप समझिएगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इससे रिलेटेड, क्या है, इट इज़ व्हाट इज़ दिस डिफॉर्मिटी नोन एज। इस डिफॉर्मिटीज़ को क्या जानते हैं, थोरेसिक रीजन में पूछा गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोरेसिक रीजन में उसको प्रॉब्लम है। तो थोरेसिक रीजन में जो प्रॉब्लम होती है उसमें हम्प बन जाता है, और उस हम्प को हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। यानी इस थोरेसिक रीजन में कर्व हो जाना, हम्प हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस। इसको कुबड़ भी हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट, काइफोसिस इज कॉमनली नोन एज। काइफोसिस को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं हंक बैक के नाम से, हंक बैक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। काइफोसिस इज ए डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू। काइफोसिस किससे रिलेटेड है, वर्टिकल कॉलम से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी है डाटाबेस क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है उससे रिलेटेड, यानी पद्मा स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, बेसिकली स्टडी करती है 12th क्लास में। वुमेन पार्टिसिपेशन, अब वो हिस्ट्री जानती है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कम है इंडिया में, तो वो क्या क्या कर रही है कि उसको लगता है कि हर चीज़ अचीव की जा सकती है स्पोर्ट्स में, अगर हम पॉसिबिलिटी कुछ भी ऐसा संभव नहीं है जो हम उसको अचीव ना कर सकें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहा गया है इससे, इन विच ईयर डिड वुमेन्स फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक। ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई 1896 में, और जो वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ उसके 4 साल के बाद ये पहली बार स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम, और इसके बाद ही वुमेन्स पार्टिसिपेशन हुआ 1900 में। तो उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1900 से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। बैडमिंटन से रिलेटेड ऑप्शन बी की तरफ देखिए, सानिया नेहवाल, ये रिलेटेड है बैडमिंटन से। इन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल यानी 3rd प्लेस जीता था। ठीक है, ओलंपिक में, ओलंपिक प्लेयर्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर कॉजिंग लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। वुमेन में लेस पार्टिसिपेशन क्या है,
तो यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, लेक ऑफ फैक्टर्स, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स एंड अडल्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि माता पिता का प्रभाव, ये सब कारण हो सकते हैं, यानी सारे कारण हो सकते हैं। स्पोर्ट्स का खिलाड़ियों की प्रतिभा देखा जाए, प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनके माता पिता का सपोर्ट भी उनको नहीं मिलता है, और कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण वो नहीं जा पाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डाटाबेस क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए, तुषार इधर एडोलेसेंस, यानी वो उस एज कैटेगरी में है जिसको वयस्क किशोर अवस्था करते हैं। इस बीच उसको जो उसकी नीज है आपस में टकराती हैं, ओवरलैप होती हैं। तो अब नॉर्मली तुषार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तुषार इज सफरिंग फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी, किससे प्रभावित है, किस डिफॉर्मिटी से, किस विकृति से, किस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से वो प्रभावित है। तो मैं बता दूं, आपस में नीज का टकराना नॉक नी कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एडोलेसेंस आर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, एडोलेसेंस किस एज ग्रुप में आते हैं, तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर डी, 13 से लेके 18 साल के बच्चे एडोलेसेंस में आते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एडोलेसेंस आर चिल्ड्रन एडोलेसेंस आर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के हैं, तो मैंने अभी बताया इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉजेज द नॉक नी, नॉक नी किस कारण से होता है। अब यहाँ पे देखिए, पहला है वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट का कमजोर होना, ये नौकनी के भी कारण में आता है। लेक ऑफ विटामिन डी की कमी से भी होता है। और सी ओवरवेट, ज़्यादा वजन होने से, ज़्यादा भार होने से भी ऐसा होता है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, यानी सारे ऑप्शन सही हैं, तो उसका करेक्ट होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अनुराग ठाकुर इज द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, वो अनहैप्पी हैं। किस लिए अनहैप्पी, कि वुमेंस पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की स्पेलिंग सही यहाँ पे नहीं लिखी है, होना चाहिए था अनीड बिकॉज ऑफ दिस, वो किस लिए एंग्री हैं, गुस्से में हैं। यूनोड का मतलब यहाँ पे समझिए, यूनोड का मतलब होता है यहाँ पे, नेट का मतलब होता है नाराज होना। वो किस लिए नाराज थे, आप जैसा कि इसमें जानते हैं, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स, यानी ऑप्शन इसका एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इसी से रिलेटेड होगा, इसमें भी, क्योंकि डाटाबेस क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन स्पोर्ट्स में, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन आपके अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है, वो हमसे ही पूछ रहा है। तो पहले देखिए, जो भी फैकल्टीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। दूसरा देखिए, इसमें आपने लिखा डेवलपमेंट ऑफ जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी, वुमेन सेफ्टी ये भी है रिलेटेड, इन्वॉल्व्स टीचर्स एंड पेरेंट्स टू मोटिवेट गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन के लिए वुमेंस को, यानी गर्ल्स को माता पिता के साथ टीचर्स भी मोटिवेट करें। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो ये सारी चीज़ें हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी उनको अच्छा मिले, और सेफ्टी के साथ साथ जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करें कि वो पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं, सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स इन स्पोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया में क्यों लो पार्टिसिपेशन है, ये एक और क्वेश्चन दिया। सोशल कंट्रैक्शंस ने पर्सनल सिक्योरिटी कारण भी हो सकता है, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ऑल ऑफ एबव, यानी डी होना चाहिए, यानी सारे रीजंस हैं। सोशल समाज के लोगों के बीच ऐसी विचारधारा है कि वुमेंस को पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, ये भी कहीं है। सेफ्टी कॉर्नर्स भी हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सीधे बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे एक हम्प बन रहा है, ठीक है, नेक से नी सर्वाइकल के तुरंत नीचे के, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहा गया है कि ये द टर्म यूज फॉर डिफाइन दिस डिफॉर्मिटीज़, यानी इस डिफॉर्मिटीज़, ये जो पिक्चर है इसको किस नाम से हम जानेंगे, तो जो मैंने बताया था हम बन जानता, कहाँ पे, शोल्डर के एरिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो शोल्डर का एरिया है इस जगह पे, यहाँ पे हम बनना, आगे की तरफ झुकना है, तो ये कहलाता है काइफोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इसी में।
दिस डिफॉर्मिटीज इज मेनली कॉस्ट ड्यू टू, किस कारण से होता है ये डिफॉर्मिटीज़? तो यहाँ पे देखिए कैरिंग हैवी लोड्स, ज़्यादा भार लेने से, लेक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइजेस नहीं करने से, फिजिकल एक्टिविटी ना करने से, ये भी होता है वीकनेस मसल का कमज़ोर होना, ऑल ऑफ एबो यानी सारे कारण होंगे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये सारे कारण हैं ऊपर के जितने ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आसन्स विच हेल्प इन टिफाई विच कंडीशन इज और आर। अब यहाँ पे समझिएगा कौन सा आसन करे ताकि ये जो यहाँ पे अब काइफोसिस की बात हो रही है ना, ये काइफोसिस है, वो सही हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे चक्रासन, धनुरासन, हल आसन, बोथ A एंड R, यानी यहाँ पे समझिएगा दोनों सही हैं। कौन? A एंड B, चक्रासन और धनुरासन, ये इसके लिए। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे धनुरासन अपोजिट किया जाता है ऐसे, यहाँ पे हाथ करते हैं, और चक्रासन भी इसी तरह करते हैं, तो ये दोनों आसन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट होना चाहिए बोथ ए एंड B इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडिंग हेड बैकवर्ड इज स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ, यानी कि खड़े होने की अवस्था में सिर का पीछे की तरफ झुक जाना लाइडोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइडोसिस। पूछा गया क्या कहलाता है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में आपका सिर पीछे की तरफ ऐसे मुड़ जाए और लंबर रीजन आगे की तरफ ज़्यादा इन्वर्ट होता जाए, लंबर रीजन बैकबोन से बटक्स के जस्ट ऊपर वाला गर्दन पीछे की तरफ होती जाए, ये क्या कहलाता है? लाइडोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ड्यू टू कोविड पैंडमिक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस विद बैड सिटिंग पोस्चर। हम देखते हैं कि लोग जो है घंटों तक बैठे रहते हैं कुर्सी में, और बैड सिटिंग पोस्चर की वजह से मे एक्सपीरियंस दिस कंडीशन लेटर। कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? काइफोसिस। अब देखिए लंबे समय तक आप बैठे रहें कुर्सी पे तो शोल्डर आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, बैकबोन थोड़ी सी बेंड करके हम बैठ जाते हैं। तो ये किस कारण को, और जो कह रहा है कोविड के समय में ऐसा हुआ कि लोग ऑनलाइन क्लासेस, यानी बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे उसमें क्या करते थे, घंटों तक बैठते थे और उससे बैकबोन आगे मोड़ लेते थे, जैसा कि इसमें इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आगे की तरफ मुड़ जाना, इस तरह बेंड। तो ये काइफोसिस के लक्षणों में शुमार है, इसका करेक्ट होगा काइफोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पोस्चर, इसमें पोस्चर प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल डेली एक्टिविटीज़। ये तो आपकी बात सही है कि पोस्चर करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे 3 पिक्चर दिखाई गई हैं, एक ये नॉकनी की, एक बो लेग की है, और एक नॉर्मल ये पोजीशन है। अब इसमें क्या गया है, फ्रॉम द above gives a picture deformity seen the left most is caused due to डिफॉर्मिटी ऑफ, ठीक है, डिफिशेंसी ऑफ, सॉरी डिफिशेंसी ऑफ, ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। अब ये कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड जो दिखाई जा रही है पिक्चर, उसमें क्या कारण दिखाए गए हैं इस डिफॉर्मिटीज़ के। एक दिखा लिखा है आयरन, एक जगह लिखा है कैल्शियम, एक जगह लिखा है विटामिन डी, और एक जगह लिखा है ऑप्शन डी में लिखा है बी एंड सी। बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी से बो लेग्स, नॉकनी ये देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका करेक्ट। बी एंड सी इज करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी से ये रोग होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट कैन बी रेमेडी फॉर, ठीक है। ये किसके बचाव हेतु है कि हम वॉक करें इनर एज की साइड से? तो ये बो लेग के लिए है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बो लेग्स, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। द पर्सन इन द मिडिल इज सफरिंग विद, पर्सन इज मिडिल इन सफरिंग विद। अब इसमें मिडिल में देख लीजिए, ये मिडिल में पिक्चर में क्या है, नॉकनी, यानी आपस में नी का टकरा जाना, आपस में टकराने, ये नॉकनी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन में कहा गया कि मिडिल वाला किससे रिलेटेड है, तो नो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी करना बेस्ट एक्सरसाइज किस डिफॉर्मिटीज़ के लिए है? तो मैं बता दूं हॉर्स राइडिंग जो है बेस्ट है नॉकनी, यानी आपस में नी टकराने लगती है। हॉर्स राइडिंग में ये क्या होता है, नीज़ पे प्रेशर आता है और नीज़ थोड़ा बाहर की तरफ
हो जाती हैं, आपस में टकराना बंद कर देंगे। ये बहुत अच्छे एक्सरसाइजेज में इसको गिना गया है, तो इसका करेक्ट होना चाहिए हॉर्स राइडिंग बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ट्रीटमेंट ट्रीटिंग नॉकनी डिफॉर्मिटीज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है द परफॉर्मिंग द आसन रेगुलरली कैन बी रेमेडी फॉर नॉकनी। नॉकनी के लिए और कौन सा आसन हम रेगुलर कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं पद्मासन करेक्ट होगा। पद्मासन हम डेली यानी प्रतिदिन इसको कर सकते हैं। इससे जो नॉकनी है उससे हम बचाव कर सकते हैं, अपना उसको दूर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो पिक्चर दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। एक नॉर्मल पिक्चर है, इसमें एक में थोड़ा सा हम्प बनता हुआ दिख रहा है। ये हम्प नहीं, ट्विस्ट होता हुआ दिख रहा है, यानी एक साइड ये कर्व होती हुई दिख रही है। तो ये पूछ रहा है कि ये द टर्म यूज फॉर डिफाइन दिस डिफॉर्मिटीज। इस डिफॉर्मिटीज को हम स्काइलोसिस करते हैं। बैकबोन का ट्विस्ट हो जाना, रोटेट हो जाना राइट और लेफ्ट साइड, वो कहलाता है स्काइलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस डिफॉर्मिटीज इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू। ये किसके लिए यूज़ होती है? तो यहाँ पे आप देखिए मेनली कॉज इसके क्या कारण हैं, किस कारण से ये डिफॉर्मिटीज़ होती, कौन सी डिफॉर्मिटीज़? यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि स्काइलोसिस, ऑप्शन बी। यहाँ पे स्काइलोसिस का मेन कारण इसने पूछा है शॉर्ट लेग ऑन वन साइड। दूसरा ऑप्शन दिया गया वन साइड फ्लैट फुट। थर्ड है इसका रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर और डी है इसमें ऑल ऑफ एबो, यानी कि इसका सही होना चाहिए ऑल ऑफ एबो। ये सारे कारण हैं शॉर्ट लेग, वन साइड फ्लैट फुट, और नेक्स्ट है रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन। ये सारे इसके कारण हो सकते हैं स्काइलोसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन इज द आसन्स विच हेल्प टू रेक्टिफाइंग सच कंडीशन इज और आर। यानी कि जिस किसी को यदि स्काइलोसिस हो जाए, इस वाली पोजीशन में आ जाए, ट्विस्ट हो जाए बोन, ठीक है, इस तरीके से एस शेप में आ जाए, लेफ्ट और राइट टर्न ले ले, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इस स्काइलोसिस में या राइट टर्न ले लेती है या लेफ्ट टर्न, या हल्का सा कर्व बना लेती हैं। तो ये कह रहा है कि इसके लिए कौन सा आसन सही रहेगा। ऑप्शन ए है चक्र, दूसरा है धनुर, थर्ड वन इज हल, फोर्थ वन इज ऑप्शन ए एंड बी। तो इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन ए एंड बी, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए चक्रासन भी हम कर सकते हैं और धनुरासन भी कर सकते हैं स्काइलोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लिखा है दिस डिफॉर्मिटीज इज आल्सो नोन बाई विच नेम। किस और नाम से हम जानते हैं इसको? तो सी कर्व के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें कर्व भी बनता है, तो सी कर्व के नाम से जानते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है वो स्काइलोसिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर है स्पाइन से रिलेटेड है। इसके साथ ये सीरीज़ ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू।